हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और इसको इग्नोर करके अपनी तैयारी को आगे नहीं बढ़ा सकते। मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर की बात कर सकते हैं कि है, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ से अगर आप चीजों को समझते हैं तो क्वेश्चंस करना बड़ा आसान होता है, लॉजिक सारी होती है इसमें, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बहुत इजी टाइप के होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है, आंसर होता है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपने इसमें ध्यान दिया तो इस टॉपिक से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात करें बच्चों कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है इस सेशन के अंदर। तो इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, और गैल्वेनिक सेल क्या होती है, वोल्टिक सेल, इन सब के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। जिसमें एनर्जी कन्वर्जन होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। ऑल अबाउट स्टडी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, साथ में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। नर्स इक्वेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि पार्ट है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनते हैं, तो हम लोग इसको भी सीखेंगे अच्छे से। साथ में कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूशन है, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैंड फैराडे लॉज, बैटरी एंड कोरोजन, ऑल दीज आर द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशंस। तो यहाँ पे मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, तो यहाँ पे अगर हम इंट्रोडक्शन में बोले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। मतलब जो क्या स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको हम कह सकते हैं। और इट यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे दो बातें हैं। अगर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो दैट इज स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती है, और उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है दैट कॉज केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन करता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दे के केमिकल रिएक्शंस कराई जाती है। दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और उसको हम बोलते हैं कि वहां पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी अगर हम जा रहे हैं दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस। और ये दोनों बातें हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दोनों कर्जन होता है इस चैप्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह सकते हैं ये द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल reactions and the use of electrical energy to bring about non spontaneous chemical changes कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ बात क्या समझ में आपका आई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी of chemical energy to electrical energy, electrical energy to chemical energy. These transformations are occur in this chapter. और यहाँ पे दो बातें हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ब खुद हो, जिसका डेल्टा डी नेगेटिव होता है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस है पॉजिटिव होता है, उसको आपको नहीं होती है, अपने आप नहीं होती है, उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस कह सकते हैं, एनर्जी चेंजेस। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। एक डिवाइस होती है, देखिए, द डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी जो लिबरेट होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे जो सेल दिख रहा है ना आपको, इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है और एनर्जी रिलीज होगी, तो और उस एनर्जी जो है जो कन्वर्ट होगी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या हम कह सकते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, जिसमें इस तरह की बात होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट एनर्जी आर यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसको इस तरह के जो है सिस्टम को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल्स, या इसको हम वोल्टिक सेल बोलते हैं, डैनियल सेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे इस तरह कन्वर्जन होता है केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, याद रहेगा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। इस तरह के सेल्स को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम बोलते हैं गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल बोलते हैं, डैनियल सेल भी बोल सकते हैं। द सेल विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन, दोनों कंबाइन करेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी, और इसके बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड
यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड डायनियल सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायनियल सेल। और एक पोटेंशियल जो पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है 1.1 वोल्ट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ एंड कॉपर आयन इज यूनिटी 1 मोलर होता है, सच डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल बोलते हैं। मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे देखें ध्यान से, तो यहाँ पे दो सेल हाफ हाफ रिएक्शन है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ एनोड है, ये आपका कैथोड है। ये आपका जो है देखे तो नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं बच्चे, कैसे याद रखोगे, एक आपको ट्रिक बता दें, इससे आपको याद रख सकते हैं। देखिए आप इसको याद रखिए लोन से, LOAN, ठीक है भाई। ये इसका मतलब लेफ्ट साइड, क्या है, लेफ्ट साइड। और ये आपका ऑक्सीडेशन है, क्या है, ऑक्सीडेशन है बच्चे। और ये क्या है भैया, एनोड है, क्या है, एनोड। और ये क्या है भाई, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। तो ये इससे याद रख सकते हैं, लोन मतलब है कि लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड में जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है दैट इज एनोड, और यहाँ पे राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है कैथोड। और यहाँ पे जब भी मेटल को जो यहाँ पे जिंक रॉड है उसका सोल्यूशन है जिंक, यहाँ पे सल्फेट का सोल्यूशन, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और यहाँ पे जो दिख रही है आपको सॉल्ट ब्रिज है। तो ये इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। देखो बेटा यहाँ पे जो सोल्यूशन है यहाँ पे जिंक है, और जिंक जो है यहाँ पे जिंक जो है आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है, +2 में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का मतलब है जिंक का जब ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक जो है सॉलिड से कहाँ जा रहा है, एक्वस में जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है जिंक, यहाँ से जिंक जो है सॉलिड से जिंक 2+ में जा रहा है। तो बेटा यहाँ पे जिंक और सल्फेट जो है सोल्यूशन के अंदर, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है कॉन्सेंट्रेशन की बराबर है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, जिंक की जो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ जाएगी और सल्फेट की सोल्यूशन घट जाएगी। यहाँ कह सकते हैं जिंक की जो कॉन्सेंट्रेशन एक्वस कंडीशन में बढ़ेगी, किससे, सल्फेट 2- से। तो यहाँ पे एक बात होगी, अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, और यहाँ पे करंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है। और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है सोल्यूशन आप कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे आपको रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। कैसे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होकर यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मूव होकर आ रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ मूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो कॉपर जो है यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, कॉपर 2+ कंडीशन में है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके कन्वर्ट हो जाके कॉपर एक्वस से चला जाएगा कॉपर सॉलिड के अंदर। कहाँ जाएगा, कॉपर सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन और यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और दोनों को कंबाइन करेंगे दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें जिंक से जिंक +2 में गया, ये ऑक्सीडेशन, जिंक कॉपर से 2+ से कॉपर 0 में चला गया, रिडक्शन, और इन रिएक्शन को कंबाइन किया, रिडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पे जो चेंज हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो सोल्यूशंस है कंटेनिंग, तो ये अब इनके बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस हो रहा है, अब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो करंट का फ्लो होगा। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो का डायरेक्शन होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ नोट करके रखनी है। क्या क्या मैंने बताया यहाँ बच्चों, यहाँ मैंने बताया बच्चों कि देखिए यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ने बताया कि भाई यहाँ पे जो है जिंक सल्फेट है, यहाँ कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ होता क्या है, जब भी आपका कोई भी मेटल है, यहाँ पे कोई भी मेटल है, अगर आपने उसके सोल्यूशन में, उसका सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, यहाँ पे कोई भी आयनिक सोल्यूशन जब डालोगे तो वहां पे टेंडेंसी होती है कि या तो मेटल, या तो यहाँ पे जो सॉलिड मेटल है, अगर हमने कहा कि यहाँ पे जिंक था, तो ये आपका जिंक सल्फेट है, तो यहाँ पे क्या बात हो सकती है, या तो जिंक या तो यहाँ सॉलिड से यहाँ आ सकता है, सोल्यूशन में आ सकता है, या सोल्यूशन का जो जिंक है, जिंक एक्वस कंडीशन में जो प्रेजेंट है, ये जब टूटेगा तो जिंक 2+ और यहाँ पे सल्फेट 2-, तो ये एक्वस कंडीशन में, और यहाँ से ये इसके ऊपर जा सकता है। दो बातें हो सकती है, या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, या तो इस पोटेंशियल को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेंडेंसी टू ऑफ सॉलिड टू अंडरगो, यहाँ पे जो टेंडेंसी रखता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, उसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की अगर टेंडेंसी रख सकता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन की टेंडेंसी रखता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की जो टेंडेंसी रखता है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, तो वो हम ऑक्सीडेशन, यहाँ जैसे इलेक्ट्रोड जो हाफ सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं, पोटेंशियल के डिफरेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपको एक तरीके से यहाँ पे जो था
ये आपका वोल्टिक सेल था जिसमें कंसंट्रेशन जो है आपकी 1 मोलर है, 1 मोलर है, तो हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस वेयर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन 1 मोलर, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर है, जो सॉल्ट है, उस कंडीशन में हम इसको वोल्टिक सेल, जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है यहाँ पे 1.1 वोल्ट जनरेट है, तो दैट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका गैल हम कह सकते हैं इसको गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। तो ये बहुत आसान हो गया। क्या हुआ? सिंपल रिएक्शन से सॉल्ट ब्रिज का भी इंपॉर्टेंस क्या, देख लो यही बता देते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस होता है। इलेक्ट्रोलाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा होता है? जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनकी मोबिलिटी जो है सेम होगी, जो मूवमेंट होगा दोनों आयन का सेम होगा, प्लस माइनस जो होंगे उसमें उनका मूवमेंट सेम होगा। तो होता क्या है बेटा कि यहाँ जब रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जब होती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक और सल्फेट, यहाँ पे जिंक और यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे आपको जिंक है 2+ और यहाँ पे सल्फेट 2- है। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन जो होता है तो जिंक 2+ में या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अरे बोलो ना, निकालेगा ना यहाँ पे। और यहाँ ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक यहाँ से जिंक 2+, जिंक सॉलिड से कहाँ जा रहा है? जिंक सॉलिड से जा रहा है एक्वस में जाएगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ दे दिया, यहाँ पे चला गया जिंक 2+। तो जितना बार रिएक्शन होगी बार बार प्लस चार्ज बनेगा, जिसकी वजह से जिंक जो है यहाँ पे जिंक सोल्यूशन के अंदर जो जिंक 2+ होगा ये ज्यादा हो जाएगा किससे? सल्फेट 2-। उस कंडीशन में यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज इस तरह बन जाए, यहाँ माइनस चार्ज माइनस चार्ज बन जाएगा। यहाँ पे बार बार रिडक्शन होगा तो यहाँ से कॉपर जो है यहाँ जाएगा, कॉपर जो एक्वस कंडीशन में है 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जाएगा? कॉपर सॉलिड में चला जाएगा। इसको यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। ये बार बार होगा तो क्या होगा? कॉपर और सल्फेट का जो यहाँ पे जो रेशियो था, सल्फेट का जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो बराबर था शुरू में, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन ये बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? कॉपर जो है सोल्यूशन से जाएगा सॉलिड फॉर्म में, तो वहां तो कॉपर कम होगा और यहाँ पे सल्फेट की संख्या बढ़ेगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो माइनस चार्ज बढ़ेगा, यहाँ प्लस चार्ज बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि अब यहाँ पे जो है रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, जो ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल के अंदर जो रिएक्शन है, एनर्जी का जो कन्वर्जन है, इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप हो रही है वो खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक आपको इस अगर पेस्ट होता है, अलगी होती है, और यहाँ पे भर देते, इसके अंदर कॉटन लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके अंदर, उसका जो मूवमेंट होता है आयन का प्लस और माइनस, इसमें कैटायन होता है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट कह लो, पोटेशियम नाइट्रेट कह लो, इसमें भर देते हैं। और इनका जो मूवमेंट होता है, आप देखो प्लस जो नेगेटिव चार्ज का यहाँ प्लस है प्लस, यहाँ माइनस माइनस है, तो इस सॉल्ट के थ्रू यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। मतलब यहाँ पे पोटेशियम आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? सल्फेट नाइट्रेट आएगा। क्या आएगा? नाइट्रेट, जो कि इसको न्यूट्रलाइज करेगा, प्लस चार्ज जो बना है इनको न्यूट्रलाइज करेगा, और उससे जो सेल रिएक्शंस है जो इफेक्ट हो रही थी वो खत्म हो जाएगा। जो पोटेंशियल जो है जो डेवलप हो रहा है यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे उसका सेल की रिएक्शन नॉर्मल हो जाएगी। तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट है, जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है ड्यूरिंग, आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी, चलिए अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, यहाँ भी देख लीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जहाँ पे आपका जस्ट रिवर्स रिएक्शन होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ था? एनोड से कैथोड था। देखिए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ पे चलिए पहले समझ लीजिए, जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू डिराइव ए non-spontaneous redox reaction, unlike a galvanic cell which generate electricity from a chemical reactions. An electrolyte cell require external power source like battery, DC power supply to proceed. तो यहाँ पे समझ में आ रही है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपको सेल जो होती है उसमें अगर रिएक्शन करानी है तो आपको बाहर से एनर्जी सोर्स देना पड़ता है, तब आपको कन्वर्जन हो सकता है। अब इसलिए जो आपको जो रिएक्शन हो रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है, उस कंडीशन में आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है थ्रू द बैटरी, डीसी पावर टू सप्लाई टू प्रोसीड दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी वो खुद ब खुद नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो यहाँ कैसे काम करता है, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा लेकिन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, वहां पे क्या था? नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन ही होगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रोलाइट कंटेन फ्री मूविंग आयन दैट अलाउ द करंट टू फ्लो।
एक्सटर्नल पावर सोर्स के फोर्स इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे दो बातें हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे सोडियम और सॉलिड और क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है? सोडियम। यहाँ पे देखिए क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या सोडियम मेटल का पोजिशन डिपोजिट हो जाएगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और वहां पे दो क्लोरीन मूव करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पे क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड लिक्विड, यहाँ पे 2 सोडियम सॉलिड और यहाँ पे क्लोरीन गैस 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस निकलती है। इस तरह की जो रिएक्शन हो रही है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड जो एग्जाम्पल है, एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा, नॉन स्पोर्टिक केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे रिडक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है और दोनों को जोड़ोगे तो रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये तो है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम और आपको क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन। तो एग्जाम में पूछता है क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोलाइसिस जब होती है सोडियम क्लोराइड की तो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन किस जगह होता है, एनोड पे होता है, कैथोड पे होता है। तो ध्यान करना है कि जब सोडियम प्लस है इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, यहाँ पे सोडियम सॉलिड में जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकाल के आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्लोरीन गैस के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इतना बात याद रहेगा तो हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पे और भी एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी है। वाटर स्प्लिट हो रहा है H2 गैस में O2 में और यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन रिएक्शन होती है वाटर का और यहाँ पे H2 गैस और OH माइनस का फॉर्मेशन होता है। एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ये बात समझ रखना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। अगर नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे एनोड जो है आपका प्लस होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो था वहां पे, जो वहां पे गैल्वेनिक सेल के अंदर जस्ट रिवर्स कंडीशन होगी, जहां पे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है वहां पे नेगेटिव प्लस होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव होता है। यहाँ पे प्लस होता है और माइनस होता है। तो मूवमेंट हमेशा कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा जो है एनोड टू कैथोड होता है। कहाँ से होता है? एनोड टू कैथोड इन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो अब यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे हमने कर रखा है। अब चलो बेटा यहाँ पे एक बात और देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या बातें हैं जो कि जरूरी है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने जो वोल्टेज लगाया, जैसे अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यहाँ हो रही है, गैल्वेनिक सेल है, वोल्टिक सेल है और यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी लगा दिया, इसका वोल्टेज जो है लेस देन 1.1 वोल्ट। उस कंडीशन में यहाँ पे जो है वोल्ट मतलब जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उससे ज्यादा है, उससे कम है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होगा। लेकिन जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया और इसके बराबर कर, जितना यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है 1.1, अगर उसके बराबर वोल्टेज आप दे एक्सटर्नल सोर्स से दे रहे हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, वहां पे किसी भी तरह करंट का फ्लो नहीं होगा, I बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे I बराबर 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आपने अगर जो एक्सटर्नल जो वोल्टेज को आपने जो सेल के अंदर जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उससे अगर ज्यादा दे दिया आपने, तो यहाँ पे रिवर्स तरीके से जो है इलेक्ट्रोकेमिकल काम करेगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच बिहेव डैनियल सेल, आप कह सकते हो या वोल्टिक सेल, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अब जो है कैथोड जो है एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, यहाँ पे एनोड था, यहाँ कैथोड था, ये आपका प्लस था, माइनस था, ये आपका प्लस था। अब यहाँ पे देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। एनोड की तरह ये काम करेगा, कैथोड की तरह ये काम करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रिएक्शन वोल्टेज जो बाहर का जो वोल्टेज है, जो जो सेल का जो वोल्टेज उससे ज्यादा अगर देते हैं तो रिएक्शन आपका जस्ट रिवर्स हो जाती है और उस कंडीशन में बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन एक्सटर्नल सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द कॉपर टू जिंक। यहाँ पे कॉपर टू जिंक जाता है। पहले नॉर्मली जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती है वो हमेशा जिंक टू कॉपर होता है। वहाँ पे यहाँ पे कह सकते हैं देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर सोर्स, और यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है केमिकल एनर्जी रॉक रिएक्शन के बाद उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये तो प्रोसेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आपने सोर्स जो एनर्जी का सोर्स जो जो बैटरी जो दे रहे हैं आप वोल्टेज बराबर दे रहे हैं, तो वहां पे रिएक्शन स्टॉप हो रही है। यहाँ पे जब क्या हो रहा है कि जब सोर्स को आप वोल्टेज अगर ज्यादा दे देंगे, उस कंडीशन में जो यहाँ वोल्टेज जनरेट हो रहा है उससे कम है, उस कंडीशन में रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। तो उस कंडीशन में बिहेव लाइक आप कह सकते हो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल वोल्टिक सेल, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं।
यहाँ से बनते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए व्हेन एक्सटर्नल जो पावर जो है बराबर था 1.1 वोल्ट के बराबर था, उस कंडीशन में नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट, नो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पे रिएक्शन जो हो रही थी उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज जो है एक्सटर्नल सोर्स जो जनरेट हो रहा है वोल्टेज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, उससे ज्यादा अगर देंगे तो रिएक्शन जो है जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ये 3 सेल के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। बताइए आगे बढ़े, बोलिए चलिए। अब देखो कुछ डिफरेंसेस की बात कर ले हम लोग। डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे हम बात करें बेटा, पहला नंबर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल, और ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या, इट इज डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ जो रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, यहाँ जस्ट उल्टी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम को डिपोजिट करवाते हैं, क्लोरीन को क्लोराइड को गैस फॉर्म में लेके आते हैं, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। तो हम कह सकते हैं इट इज डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। इट बेस्ड अपॉन द रेडॉक्स रिएक्शन व्हिच इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, यहाँ डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। द रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड टेक प्लेस ओनली व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, वहां पे रिएक्शन नहीं हो पाई, इसलिए आपको पावर एक्सटर्नल सोर्स आपको देना पड़ेगा, यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन डेल्टा जी नेगेटिव होती है। थर्ड पॉइंट की बात करें बेटा, 2 इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली सेट अप इनटू 2 सेपरेट बीकर्स, उनको अलग अलग रखना होता है। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशंस एंड मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट इन सेम बीकर, एक ही बीकर के अंदर रखे आप रिएक्शन को करा सकते हो यहाँ पे, लेकिन सेपरेट रखना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन इन 2 बीकर्स आर डिफरेंट भी ले सकते हैं, डिफरेंट लेना, यहाँ पे ओनली 1 इलेक्ट्रोलाइट सफिशिएंट फॉर ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोड टेकन आर डिफरेंट मटेरियल, दोनों डिफरेंट मटेरियल होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स टेकन में भी सेम या डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कॉल्ड एनोड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको एनोड बोलते हैं, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसको कैथोड बोलते हैं, और एनोड को हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। एनोड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड नेगेटिव, और यहाँ पे हो रहा है जब ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे होगा, इसलिए इसको नेगेटिव बोलेंगे। और एन इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन जस्ट यहाँ उल्टा होता है। इलेक्ट्रोड विच इज कन्वर्टेड टू कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल्स battery is called cathode, and cations migrate to it which gain electrons and hence reduction take place, the other electrode is called anode, just reverse हो जाता है। यहाँ पे 2 set of the this cells salt bridge porous spot salt bridge यूज करते हैं, यहाँ पे no salt bridge use in this case, यहाँ पे किसी तरह की जरूरत नहीं salt bridge की, यहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। इतनी बातें आपने सीख लिया। आप देखो गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, गैल्वेनिक सेल क्या होती है, ठीक है। कभी हमने बताया आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में, वोल्टिक सेल के बारे में, काइंड ऑफ गैल्वेनिक सेल होती है। और यहाँ पे देखिए, इन दिस डिवाइस गिव्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडक्शन रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू केमिकल इलेक्ट्रिकल वर्क व्हिच मे बी यूज्ड रनिंग द मोटर या अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट लाइक हीटर एंड गाइस। तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अभी ऊपर, ठीक है। कैथोड के बारे में बताया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी टू, यहाँ पे देखिए कैथोड क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। If the potential difference is set up between the metal and its ions in solutions, it is tendency of electrode get oxidized reduced, that potential is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सोल्यूशन है, जो कोई भी मेटल अगर रखा आपने उसको सोल्यूशन में डिप किया है तो वहां पर टेंडेंसी हो सकती है, या तो सोल्यूशन से आइक्वस जो फेज में जो आयन है वो इलेक्ट्रोड पे जा सकता है, या वहां से सोल्यूशन के अंदर आ सकता है, इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, यहाँ बात करें हम सेल पोटेंशियल की। अब सेल पोटेंशियल, जब दो इलेक्ट्रोड आपस में जुड़े हुए हैं बाई वोल्ट मीटर जो यहाँ पे कनेक्टेड है, तो यहाँ उस कंडीशन में हमें सेल पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो जो हाफ सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, दोनों हाफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, उन दोनों के जो पोटेंशियल जो डिफरेंस जो आएगा, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, या उसको हम ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं, या इसको सेल पोटेंशियल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। बताया अभी कि इलेक्ट्रोड और जो आपको जो 2 इलेक्ट्रोड है कैथोड और एनोड के बीच, उन पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, दैट डिफरेंस पोटेंशियल इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ हम बोल सकते हैं इसको सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। यहाँ पे जो है डिफरेंसेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एनोड क्या होता है, राइट माइनस लेफ्ट होता है। जो आपका पोटेंशियल होता है राइट माइनस लेफ्ट होता है, तो आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड मतलब राइट माइनस लेफ्ट होता है। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें तो सेल पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यहाँ पे ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है, ई राइट माइनस, तो यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड, कैथोड राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में एनोड होता है, तो राइट माइनस लेफ्ट कर सकते हो, या सेल पोटेंशियल आप कह सकते हो ई जो सेल का पोटेंशियल है राइट साइड में, और यहाँ पे ये हाफ सेल का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड जो हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, उनके जो पोटेंशियल है उनके डिफरेंस को हम बोलते हैं ई सेल पोटेंशियल। ठीक है जी। और देखिए अब देखो अगर आपने फॉर सेल रिएक्शन, अगर आप जाते हो कि सेल रिएक्शन आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अगर अपने आप रिएक्शन हो रही है उस कंडीशन में, जो ई सेल है, जो ई सेल है, जो सेल का जो पोटेंशियल है वो कैसा होना चाहिए, वो हमेशा जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव अगर नहीं होगा तो एक फॉर्मूला है देखिए, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ई आपका सेल का पोटेंशियल है, और ये यहाँ पे जब पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा तब ये नेगेटिव होगा, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, उसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तब बेटा, तब तो रिएक्शन हो नहीं पाएगी, क्योंकि वहां पे तो आपका डेल्टा पी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। डेल्टा जी अगर आपका नेगेटिव है तब तो इसका स्पॉन्टेनियस, लेकिन डेल्टा जी जब पॉजिटिव होगा उसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसलिए हम कहते हैं कि डेल्टा जो ई है यहाँ पे हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तब रिएक्शन पॉसिबल होगी। आगे बढ़े। अब सेल रिएक्शन बेटा देखो हो रहा है, यहाँ पे देखिए कॉपर सॉलिड है, सिल्वर है, इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पे एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो रहा है। कॉपर 1 से कॉपर सॉलिड से कॉपर 1 में 2 में जा रहा है, दो सिल्वर आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, यहाँ से कॉपर 2 प्लस में एक क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ से बेटा ये गया तो रिडक्शन हो गया। क्या यहाँ पे सेल रिएक्शन, ये क्या है, सेल रिएक्शन है। और यहाँ पे कैथोड का बोले तो रिडक्शन हो रहा है, 2 Ag से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Ag में चला गया, और रेनोड पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, यहाँ पे कॉपर सॉलिड से कॉपर 2 में, तो ये हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, और इन दोनों का डिफरेंस बोलते हैं हम लोग। तो इसको अगर लिखना हो बेटा कैसे लिखेंगे, तो इनको अगर कैथोड कॉपर इलेक्ट्रोड तो ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, सॉल्ट बीच में होता है, हम इसको अगर इससे रिप्रेजेंट ऐसे होता है तो ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन है। अब देखो ध्यान से लिखना, अगर कैसे लिखेंगे तो हमेशा यहाँ लिखेंगे, पहले क्या है, कॉपर सॉलिड है यहाँ पे, इसके बाद सोल्यूशन है, उसके बाद क्या है, सोल्यूशन है, सेपरेट करेंगे सिंगल लाइन से, और यहाँ पे एक्वस फेज में, उसके बाद क्या है आपका सॉल्ट ब्रिज है, उसके बाद क्या है यहाँ पे सोल्यूशन Ag का है, Ag आपका प्लस एक्वस है, उसके बाद आपका सेपरेट क्या है आपका जो है यहाँ पे Ag सॉलिड जो है आपका इलेक्ट्रोड है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आप पहले जो है किसको लिखते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पे है इस तरह सेल होता है, और यहाँ पे है तो हम एक डंडा यहाँ खींचेंगे भैया, एक डंडा यहाँ खींचेंगे, ये आपका इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे पहले क्या आएगा, देखिए पहले यहाँ पे क्या आएगा, पहले आपका सॉलिड कॉपर आएगा, ये सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है, उसके बाद आपका लिक्विड आएगा। ठीक है, लिक्विड क्या है, लिक्विड कॉपर 2 प्लस में जा रहा है, उसके बाद क्या यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज है तो 2 लाइन खींचेंगे सॉल्ट ब्रिज के लिए। इसके बाद जो सोल्यूशन किसका आएगा, सोल्यूशन आपका आएगा सिल्वर का, सिल्वर प्लस का आएगा एक्वस कंडीशन में, और इसको सेपरेट कौन करेगा, ये वाला लाइन कौन है, इलेक्ट्रोड है, जिसको हम बोलते हैं Ag सॉलिड बोलते हैं। इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, डिवाइस को आप इस तरह से लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। तो एंड वी हैव ई सेल की बात करें तो राइट माइनस लेफ्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सेल पोटेंशियल निकालना है तो राइट साइड में क्या ए है और लेफ्ट साइड में ए, तो राइट माइनस लेफ्ट, यहाँ राइट माइनस लेफ्ट कर सकते हैं। ई कैथोड जो है माइनस ई एनोड, और यहाँ पे दोनों का क्या रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे सिल्वर से 0 में जा रहा है, यहाँ पे प्लस से 0 में, यहाँ प्लस से 0 में, तो ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ भी क्या रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि दोनों जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे दोनों कनेक्टेड है वोल्टमीटर से, तो कहने का मतलब बेटा है कि यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, लेकिन जब सेल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा आपको, सबसे या ई सेल निकालना पड़ेगा बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको राइट साइड में, तो कैथोड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, तो कैथोड माइनस एनोड होता है, और पोटेंशियल जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा, क्या है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इसका, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसको साइन चेंज कर देंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, किसका, रिडक्शन, कैथोड दोनों हाफ सेल में, तो एक तो ऑक्सीडेशन, यहाँ तो हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ रिडक्शन हो रही है बेटा, तो ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन माइनस
जो हाफ सेल है इस राइट माइनस लेफ्ट दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस रिडक्शन हाफ सेल होना चाहिए। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ये देखो रिडक्शन है, यहाँ पे 2 से आपको 1 में जा रहा है और यहाँ 1 से आपको 0 में जा रहा है, दोनों का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ना भाई, तो रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है। तो इस तरह से अब याद रखना है। चलिए आप देखिए ध्यान से, salt bridge provide the cation and anions almost same ionic conductance and remove the liquid junction potential जो जनरेट हो रहा है which arise because of the difference in the rate of the diffusion of the cation and anions from the more concentrated solution of less concentrated solution। ठीक है जी, तो यहाँ पे salt bridge का हमने इंपॉर्टेंस बता दिया आपको क्या होता है। यहाँ पे मेजर एब्सोल्यूट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं हाफ सेल कैन नॉट बी डिटरमाइंड एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि यूज होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल दैट कैन बी यूज्ड टू एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसकी हेल्प से हम किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं एब्सोल्युटली बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड whose electrode potential steadily 0 वोल्ट होता है एट रूम टेम्परेचर, आप कर सकते हैं 298 केल्विन। और इन जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हाइड्रोजन गैस इज बबल थ्रू 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, HCl का जो सॉल्यूशन होता है 1 मोलर, और यहाँ पे प्लैटिनम एज इलेक्ट्रोड यूज होता है जो कि कोटेड होता है तो प्लैटिनम ब्लैक के साथ में, और यहाँ पे बबल्स निकलता है हाइड्रोजन गैस का। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन होती है, लेकिन हाफ सेल रिएक्शन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है या यहाँ पे रिडक्शन हो सकता है। जब भी कोई भी हाफ सेल अब से कनेक्ट करते हैं तो दो बातें हो सकती है, या तो उस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो सकता है या तो रिडक्शन हो सकता है। यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन होता है, डिपेंड करेगा कि उसकी पावर जो है इससे उसका जो पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कि कम है, तो इसके हिसाब से काम करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर इस इलेक्ट्रोड के साथ आप कोई दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ रहे हो तो उस हाफ सेल में या तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पे रिडक्शन होगा, वहां पे रिडक्शन होता है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, सेल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों का क्या होगा, या तो जीरो होता है, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों कंडीशन में जो पोटेंशियल जनरेट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल तो जीरो होगा। लेकिन साथ में जो इलेक्ट्रोड जोड़ोगे जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल इसका तो है नहीं, वो पोटेंशियल उसी का होगा। तो इसलिए किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल विदाउट इसके एब्सोल्यूट निकालना बड़ा मुश्किल है। तो बाय यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और आप किसी भी इलेक्ट्रोड का हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल आप एब्सोल्युटली कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। यहाँ पे तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आने वाली है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो सेल का जो पोटेंशियल होगा जब आप किसी दूसरे हाफ सेल को कनेक्ट करते हो चाहे दूसरा मेटल, तो वहां पे राइट माइनस लेफ्ट करेंगे अगर आप कैथोड एनोड को, तो जो गैल्वेनिक सेल लगा है यहाँ पे तो उस कंडीशन में आप जानते हो कि जो सेल पोटेंशियल है यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का होगा जीरो होगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इस तरीके से, यहाँ पे अगर H2 गैस से H+ में जा रहा है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे H+ से H2 गैस में भी जा सकता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली। तो बेटा यहाँ पे अब देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि electrode at which the reduction occur with respect to standard hydrogen electrode potential has positive reduction potential, while the electrode at which oxidation occur with respect to standard negative reduction potential होता है। अब ध्यान सुनिए पहले, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि प्लेटिनम है, सॉलिड है, H2 गैस है, जहाँ पे आपको H2 से H+ में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 0 से +1 में जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे कॉपर 1 से यहाँ पे कॉपर 0 में जा रहा है, तो यहाँ रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन यहाँ रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। इनके डिफरेंस को बोलते हैं सेल पोटेंशियल, और यहाँ पे जो पोटेंशियल जीरो इसका होता है, इसका जीरो होता है, और जो सेल का जो पोटेंशियल आ रहा है 0.34 आ रहा है, इसका मतलब बेटा जो पोटेंशियल आया हुआ है ये पोटेंशियल किसका है, कॉपर का है। ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर जो 2+ से कॉपर में जा रहा है सॉलिड में, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का जीरो होता है, लेकिन इसका तो भाई देखो कितना आ रहा है, तो जो डिफरेंस पोटेंशियल का राइट माइनस लेफ्ट का जो डिफरेंस आ रहा है, सेल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है 0.34 वोल्ट, जो पॉजिटिव आ रहा है, जो कि रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, इसका है, इसका है। लेकिन अगर हमने कहा कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, जस्ट आप उसका जो है साइन चेंज कर दीजिए, इसके सामने प्लस है इसको माइनस कर दीजिए तो वो आपका पोटेंशियल हो जाएगा क्या, यहाँ पे जब +2 से 0 में जा रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोल रिडक्शन बोल रहे हैं, तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर आप जस्ट उल्टा जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो आएगा जस्ट उल्टा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
ये बात समझना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ द कॉपर 2 प्लस कॉपर इज पॉजिटिव व्हिच इंडिकेट द कॉपर 2 प्लस इज रिड्यूस मोर इजीली देन हाइड्रोजन आयन। क्या मतलब इसका है, यहाँ पे दे रहा है जो कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो कॉपर का आ रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आपने पोटेंशियल आपने निकाल स्टैंडर्ड कंडीशन में, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन प्रोवाइड करते हैं अपने इलेक्ट्रोड का या कैथोड के अंदर, जो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल लेते हैं आप एटमॉस्फेयर 1 प्रेशर लेते हैं और टेम्परेचर 298 केल्विन कंडीशन में अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जा रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है ना, तो पॉजिटिव शो कर रहा है, पॉजिटिव विच इंडिकेट द कॉपर जो है इज रिड्यूस मोर इजीली, मतलब इसका फास्ट रिडक्शन होगा देन हाइड्रोजन कैन रिड्यूस कॉपर आयंस। यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और पोटेंशियल जो है रिडक्शन का ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो बेटा समझ आई बात, इतनी समझ में आई कि कॉपर 2 प्लस पॉजिटिव इंडिकेट द कॉपर हैज रिड्यूस मोर इजीली देन हाइड्रोजन आयन। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है प्लेटिनम H2 है और यहाँ पे H2 से H प्लस में जा रहा है, यहाँ पे जिंक 2 प्लस से जिंक में जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव दिया हुआ है। क्या दिया, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या मतलब आया बेटा, यहाँ पे देखो इस सेल का जो पोटेंशियल है नेगेटिव आ रहा है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल जिंक से जो जिंक प्लस नेगेटिव आ रहा है व्हिच इंडिकेट दैट जिंक कैन रिड्यूस हाइड्रोजन आयन, जिंक कैन रिड्यूस हाइड्रोजन। यहाँ पे कॉपर कह रहा है, कॉपर को हाइड्रोजन कर रहा है, यहाँ पे जिंक को जिंक कैन रिड्यूस हाइड्रोजन, तो मतलब जस्ट वाइस वर्सा होगा। यहाँ पे क्या होगा, जब भी नेगेटिव पोटेंशियल होता है, सेल का डिफरेंस अगर नेगेटिव होता है, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा ये, और यहाँ बेटा जो कॉपर है, जब पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है तो वहां पे क्या है कि आपको हाइड्रोजन से पहले कॉपर इज रिड्यूस मोर इजिली देन हाइड्रोजन, ठीक है, मोर इजिली देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल नेगेटिव आता है, पॉजिटिव, तो उसका इंडिकेशन क्या है कि यहाँ पे रिडक्शन जो है आपको नेगेटिव इंडिकेट द जिंक आयन कैन रिड्यूस हाइड्रोजन आयन, जिंक कैन रिड्यूस, ये रिड्यूस ज्यादा पहले होगा, ठीक है, हाइड्रोजन कंपैरिजन में। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने बात कर ली, स्टैंडर्ड हाइड्रोपोटेंशियल जो कि यूज होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर पर्टिकुलर कोई भी इलेक्ट्रोड मटेरियल होता है, उसका हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड एसएचजी की यूज करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये यहाँ पे when various electrodes are arranged in order of increasing or decreasing value of their standard reduction potential, we get a series called electrochemical series। तो आप उसके बढ़ते हुए आप जितने भी आपने हाइड्रोजन को रिस्पेक्ट में अगर आप इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकाला आपने, तो यहाँ पे आपने ऑर्डर में रखा है डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रख सबके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, तो सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लिथियम है, लिथियम इलेक्ट्रॉन लेके लिथियम चला जाएगा, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लेके पोटेशियम सॉल्यूट चला जाएगा, तो इसका स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए बात भी इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन का ऊपर जाएंगे तो जो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, लिथियम है, पोटेशियम है, तो जो यहाँ हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन का जीरो होता है, तो हाइड्रोजन के साथ अगर इनको देखते हैं तो इनसे हाइड्रोजन से ऊपर जितने हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं फॉर द रिडक्शन रिएक्शन। क्या करते हैं, लिथियम आसानी से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है अगर, तो ऑक्सीडेशन फास्ट होगा उनका। यहाँ पे देखें तो यहाँ नीचे आने पे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर ऑक्सीडाइजिंग नीचे आने में बढ़ रहा है तो वहाँ प्रोडक्शन फास्ट होती है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा याद रखना है कि यहाँ प्रोडक्शन फास्ट होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन फास्ट होगा। तो ये ऑर्डर होता है। अगर हम बोले कि दो बार यहाँ लिथियम है, पोटेशियम है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो आसानी से आपका जो है, जो आसानी से आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग आपका लिथियम होगा पोटेशियम से, और यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा ऊपर जाने पे रिड्यूसिंग का पावर बढ़ रहा है, नीचे जाने पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पोटेंशियल जो है पॉजिटिव में है, और रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंक्रीजिंग द आप कह सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग, ऊपर जाने बढ़े नीचे जाने घटे। तो ये बात थोड़ा सा याद है। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पोटेंशियल यूज हुआ, इसकी हेल्प से आपने निकाला है सारे मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला, ठीक है।
चलो जी, अब देखो नर्स इक्वेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो नॉस इक्वेशन क्या है, यहाँ पे नॉस इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोपोटेंशियल रिएक्शन जो है, मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन लेके सॉल्व में जाता है उस कंडीशन में हम जो ई जो है जो स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है, यहाँ पे कह सकते हैं इसे यहाँ पे ई है, और ये तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है -2.03 RT देन और log 1/m, और एम जो यहाँ पे ई जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में जो रिडक्शन पोटेंशियल है वहाँ पे -0 को पूरा अगर आपने कैलकुलेट करते हैं आप, यहाँ पे इनको सबको रखते हैं कि वैल्यू रखते हो, फैराडे कांस्टेंट है, और यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेशन, और इन सबको कैलकुलेट यहाँ फाइनली आपको 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन, यहाँ पे जो मेटल सॉलिड में जब होगा तो उसके कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं। एक कंडीशन क्या है 298 केल्विन, और यहाँ पे मेटल जब सॉलिड में होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन को 1 मान लेंगे। ये फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, ये आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल है, और यहाँ पे जो ये यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। नर्स इक्वेशन की फाइल जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करें, रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे अगर निकालना है तो आपको ये तो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल इसके लिए अगर लिखना है तो इसके क्या करना पड़ेगा आपको, ई सेल बराबर ई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ई सेल क्या है स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, तो वहाँ पे यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ई सेल -2.303 RT अपॉन लॉग, यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा, और ये जो आपको जो आएगा ई सेल जो होगा आपको कैथोड में एनोड जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आपने जो भी इलेक्ट्रोड है कैथोड है वहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आपने उसका पोटेंशियल निकाला है, दैट सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल बोलते हैं उसको। कंसंट्रेशन ऑफ द प्योर सॉलिड आर टेकन यूनिटी वहां पे एक होता है। तो ये सारी चीजें इक्विवेलेंट कांस्टेंट की बात करें, केसी होता है, हम इसको केसी भी कह सकते हैं, केसी यहाँ पे केसी से फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। ई सेल जब इक्विवेलेंट कंडीशन होगी उस कंडीशन में क्या ई सेल 0 होगा, क्योंकि वहां पे ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे ई सेल 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में ईएमएफ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 बराबर ई सेल के बराबर हो जाएगा 2.303 RT लॉग केसी हो जाएगा। तो ये केसी क्या है यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, गिब्स की क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ डेल्टा जी माइनस एनएफई होता है। ई जो है आपका सेल पोटेंशियल होता है, और अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर आप ई सेल पॉजिटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे फॉर्मूला को मॉडिफाई किया गया, डेल्टा जी बराबर -RT ln के, और यहाँ पे इस तरह से आपको यूज करना है, ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं। फॉर द कॉन्सेंट्रेशन, अगर दो कॉन्सेंट्रेशन से मतलब इलेक्ट्रोड सेम है, कॉन्सेंट्रेशन अगर सेल में हाफ सेल रिएक्शन है, दोनों के अंदर सेम इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है उसको बोलते हैं या इलेक्ट्रोड के कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो सकता है, सॉल्यूशन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हो सकता है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन से। ओके, सेम इलेक्ट्रोड है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, तो वहां भी पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन वहां पे कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंसेस है, और उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रोड का डिफरेंसेस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वहां पे, तो वहां पे भी आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए किसमें, कॉन्सेंट्रेशन का, सेम कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के सेल्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, जहां पे दो इलेक्ट्रोड की मटेरियल सेम है, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, दो इलेक्ट्रोलाइट सेम है, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, तो उस तरीके को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। और ईएमएफ जो होता है यहाँ पे 290 केल्विन पे जो फॉर्मूला होता है इसके बराबर ये फॉर्मूला यूज करना, C2 = C1, जिसमें C2 इज ग्रेटर देन C1, कंसंट्रेशन ऑफ C2 इस तरह से अगर है, मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर बेटा है मान लो, यहाँ देखिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास दो इलेक्ट्रोड इस तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे, और बेटा इसका जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, तो दोनों दोनों सेम है, यहाँ पे भी HCl मान लो, यहाँ भी HCl, लेकिन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, तो उस कंडीशन में भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, और यहाँ पे आपको डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रो पोटेंशियल का डिफरेंस इलेक्ट्रो एएमएफ जनरेट होगा, सेल्फ पोटेंशियल आप कह सकते हैं कि आएगा कुछ ना कुछ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है जी। फॉर द गैस कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे गैस में जो प्रेशर का डिफरेंस होता है उस कंडीशन में P1 प्रेशर है, P2 प्रेशर है, उस कंडीशन में भी यहाँ पे जनरेट होगा, तो सेल जो है उस कंडीशन में इस तरह का फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे देखिए, तो ये जो है आपको पीएच, ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है, ये अच्छा आपका है, ठीक है। तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, अगर सॉल्यूशन का पीएच बढ़ाते हो तो उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या करेगा, आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रो डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है। और यहाँ पे डेल्टा G3 और डेल्टा G1 एक फॉर्मूला है, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व जब होता है उस कंडीशन में इसको यूज करते हैं, और एक
रिलेशन आता है जो कि न्यूमेरिकल्स फॉर्म में यूज होता है, इसको आप याद रखिए। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ पे नेगेटिव होता है डेल्टा जी, और यहाँ पे जो नॉन स्पॉन्टेनियस वहाँ पॉजिटिव होता है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा जी जीरो होता है। तो यहाँ पे ई पॉजिटिव कब होगा, जब ई सेल पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में बेटा क्या होगा, सेल पोटेंशियल आपका जो पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जब नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पे हम कैसे गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एक गैल्वेनिक सेल होती है इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज होता है, और जो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए अब कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा। कंडक्टेंस क्या होता है, देखिए कंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो आर है ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो यहाँ पे जो आर है जो कि रेजिस्टेंस है 1/a, और यहाँ पे अगर हटाते हैं तो यहाँ पे पी जो है रेजिस्टिविटी ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट की ओम मीटर होता है। तो ये जो है आपका रेजिस्टेंस जो होता है आर बराबर एल अपॉन ए होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और इनवर्स यहाँ पे जो इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। तो आर जो है यहाँ पे आर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और यहाँ पे जी है, जी होगा 1/r ए पी एल, और यहाँ पे कापा और 1 a/l जो साइन यूनिट होती है कंडक्टेंस की, साइमन जो है ओम पर होती है। और जो काम जो यहाँ पे के है कॉल्ड कंडक्टिविटी हम बोल सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, हैविंग असाइनमेंट यहाँ पे ये आता है एस साइमन जो है मीटर पर होता है, और के बराबर 1/रो होता है, जिसमें आपका यहाँ पे पी जो रॉ है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना आपको, रेजिस्टेंस क्या होता है और या क्या रिलेशन होता है यहाँ पे कंडक्टिविटी के साथ में। चलिए हम आगे बढ़े, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल जो होते हैं यहाँ पे, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है, और बेटा यहाँ पे सुपर कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे हम इंसुलेटर उसे बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होती, सब्सटेंस विच हैव वेरी लो ऑफ कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ, इस रेंज में होता है, और इसकी जो यूनिट होती है साइमन मीटर पर होती है। इंसुलेटर जिसमें प्लास्टिक रोड होता है, एंड पोल्स, ऑल दीज आर द मटेरियल्स आर द इंसुलेटर। यहाँ पे कंडक्शन जो कंडक्टेंस क्या होता है, जीरो होता है उस कंडीशन में, या बहुत ही लो होता है, मतलब वो जो ना के बराबर होता है, दैट काइंड ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इंसुलेटर। क्या बोलते हैं इसको, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात करें बेटा, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, यहाँ पे सब्सटेंस विच हैव द मॉडरेट कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ, इस रेंज के अंदर होती है कंडक्टिविटी, इस रेंज के अंदर होती है 10⁻⁶ से लेकर 10⁴ साइमन मीटर पर, आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। दीज आर द टू टाइप ऑफ इंट्रिंसिक होती है और एक्सट्रिंसिक होती है, पी एंड का सेमीकंडक्टर कह सकते हैं यहाँ पे। और कंडक्टर होता है सबस्ट्रेट्स व्हिच हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ दिस आर नोन एज कंडक्टर। मेटल्स एंड alloys are fall in this category, or certain non metal like carbon black, graphite and some organic polymers जो कि यहाँ पे शो करते हैं कंडक्टिविटी। और सुपर कंडक्टर जो होते हैं मटेरियल्स विच हैव जीरो रेजिस्टिविटी, वहां पे किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं होता, एंड इनफाइनाइट कंडक्टिविटी आर कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। और द मेटल्स एंड देयर अलॉयज वेरी वेरी लो टेम्परेचर, और सेरेमिक मटेरियल्स एंड मिक्स्ड ऑक्साइड बिहेव एज ए सुपर कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। देखिए जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी घटती है, लेकिन यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे भी यहाँ पे क्या है कि जो सेरेमिक मटेरियल्स होते हैं एंड मिक्स्ड ऑक्साइड बिहेव सुपर कंडक्टर अप टू 150 केल्विन पे ही, मतलब शो करता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे हम बात करते टाइप ऑफ कंडक्टेंस की बात करें तो मेटालिक कंडक्टेंस होता है, और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है। और बेटा यहाँ पे अब कौन कौन से फैक्टर है जो इनको इफेक्ट कर सकते हैं। मेटालिक का मतलब है कि मेटल के अंदर जो कंडक्टर होता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखिए कि मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू द मेटल ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर। मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उनके मूवमेंट से जो कंडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर। और ऑल मेटल्स alloy ग्रेफाइट एंड कंडक्टिविटी पॉलीमर ऑल जिसको एग्जांपल है। अब इनको कौन कौन से फैक्टर है जो इनको इफेक्ट डाल सकता है कंडक्टिविटी को, तो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। मेटल अगर आपका नेचर डिफरेंट है तो वहां पे भी कंडक्टिविटी में फर्क आ सकता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, अगर ज्यादा है तो वहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कम है तो कम होगा। टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्शन डिक्रीज इंक्रीज, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्शन डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है जी। तो ये सम ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर व्हिच अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ
ऑफ दी जो भी कंडक्टिविटी मेटालिक कंडक्टिविटी इफेक्ट करता है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द आयन प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशंस और मेटल इज कॉल्ड आयन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या है जो भी आपको मेटालिक मेटल प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसमें प्लस और आयन और माइनस आयन प्रेजेंट है और उनकी वजह से कंडक्टेंस हो रहा है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। द आयनिक कंडक्टेंस आयंस कैरी द चार्ज है वो कैरी करते हैं वन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रोड्स। अब उनको कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से डिसोसिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है, साइज पे फैक्टर करेगा, जो आयन का साइज छोटा है बड़ा है, मोबिलिटी की ज्यादा है कम है, इन सब पे कंडक्टेंस वो डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ आयनिक विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी अगर कम है तो वहां मूवमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा विस्कस है तो वहां मूवमेंट कम होगा आयंस का, तो वहां पे कंडक्टेंस कम हो जाएगा। सॉल्वेशन की बात करें तो यहाँ पे स्मॉलर साइज है सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है तो वहां पे कंडक्टेंस स्लो हो जाएगा, बिगर साइज में है तो वहां पे सॉल्वेशन कम होगा और वहां पे कंडक्टेंस आपका ज्यादा होगा। तो सॉल्वेशन भी एक है फैक्टर जो इफेक्ट कर सकता है कंडक्टेंस को। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट को बढ़ाते हैं उस कंडीशन में भी घट भी सकता है बढ़ सकता है, डिपेंड करेगा कि वहां पे इलेक्ट्रोलाइट को हम बढ़ा देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि जो इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन होगा जो कॉज करेगा मूवमेंट को रोकेगा और वहां पे कंडक्शन कम हो जाएगा। तो डाइल्यूशन करने से कंडक्शन बढ़ता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में करता है। तो हम लोग आगे थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बिकॉज़ स्पीड ऑफ आयन इंक्रीजेस। यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि आपस में अलग अलग हो जाएंगे जब क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन होता है उस कंडीशन में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहां पे मोबिलिटी की बढ़ती है, मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्शन बढ़ेगा। ठीक है जी, ओके आगे बढ़े बेटा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सॉल्यूशन कैसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो कि यूज करते हैं यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज कंडक्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इट रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। First of all the constant of the conductive cell is measured by the measuring resistance of the solutions whose conductivity is already known। और यहाँ पे द सेल कांस्टेंट कैलकुलेटिंग यूजिंग द फॉर्मूला जी बराबर वन अपॉन ए कि अभी मैंने पीछे बताया मैंने। तो इस तरीके से आप जो होता है आपको यूज करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। जो इसमें याद क्या रखना है कि जो ये व्हीट स्टोन जो ब्रिज है जो कि यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं देना, आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पे वेरिएशन ऑफ की बात करें कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है अगर कोई सॉल्यूशन जो 1 मोल प्रेजेंट है सब्सटेंस उसकी कंडक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं तो वहां पे जितना भी कंडक्टेंस आएगा दैट कंडक्टिविटी इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। अगर ग्राम पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो वहां पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कंडक्टेंस एट सॉल्यूशंस कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट उसके कंडक्शन में मेजर कर रहे हो तो उसका उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी वेयर मोलरिटी जो है मोल पर लीटर होती है और यहाँ पे यूनिट जो होता है यहाँ पे साइमन मीटर स्क्वायर और मोल पर होती है या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर होती है। ये थोड़ा सा याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इक्विवेलेंट करंट क्या क्या कंडक्टेंस क्या होता है यहाँ पे जो है इन द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो कंडक्टेंस हम मेजर कर रहे हैं दैट कंडक्टेंस 1 उसको 1 इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं उसको। और यहाँ फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे नॉर्मलिटी होती है, क्या होती है नॉर्मलिटी। ठीक है यहाँ पे और वेयर नॉर्मलिटी यहाँ पे इक्विवेलेंट लीटर पर होता है और यहाँ पे यूनिट जो होती है साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट पर होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल पर होती है। तो वेरिएशन ऑफ जी कापा जो है और मोलर कंडक्टिविटी और मोल इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी है अभी डाइल्यूशन है। तो जब अनडाइल्यूशन करोगे तो यहाँ पे क्या है आयन जो है ज्यादा से ज्यादा फ्री होंगे एक दूसरे से, तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस एंड कंडक्टेंस जो है इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही बात है। ऑन डाइल्यूशन जो है नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज एंड कापा डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे ऑन डायरेक्शन जो है थ्रू द जो ये है कापा बोलते हैं इसको डिक्रीज बट वॉल्यूम इंक्रीजेस मच मोर एंड हेंस द इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी जो है इंक्रीजेस बिकॉज यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे जो है इंपॉर्टेंट लाइन है यू हैव टू नोट एंड मेमोराइज। ठीक है अब यहाँ पे देखिए ग्राफ जो दिया हुआ है यहाँ पे ग्राफ है
जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पे मोलर कनेक्टिविटी होता क्या है कि इनफाइनाइट रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा आप डायरेक्शन करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट इसमें वहाँ पे उतना ही ज़्यादा जो है आपका कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डायरेक्शन करने पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, 5% चेंजेस आते हैं कंडक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं शार्प जो डिक्रीज होता है कंडक्टिविटी का, जो शार्प जो फर्क पड़ता है, जो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे हो रहा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में इस तरह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे होता क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अप्रोचेस जीरो एट इनफाइनाइट डायरेक्शन मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या उसको बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो, वहां पे जीरो कंसंट्रेशन हो जाएगा तो इनफाइनाइट डायरेक्शन इतना डायरेक्शन हो जाएगा, उसको मोलर कंडक्टिविटी जो होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे वेरिएशन आप जो है यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर होता है तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डायलेशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है डिबाई हकस आउन सागर जो इक्वेशन है, जो कि इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ ग्राफ यहाँ प्लॉट किया गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई इतना फर्क नहीं होता, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट डायलेशन के बाद जो शार्प चेंजेस आते हैं और यहाँ पे आफ्टर डायलेशन जो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे इस राशि के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी जो है वर्सेस C upon 1/2 एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड पोटेशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे ग्राफ में, तो ये सारी बातें जो है आपको थोड़ा सा याद रखनी है। बस इसमें अगर समझना है जो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायरेक्शन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट इसमें ज्यादा एब्रप्ट चेंज होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उतना खास चेंजेस नहीं होता। वहां पे कह सकते हैं कि 5% उसका डिसोसिएशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, वीक में डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है, वहां पे इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। लेकिन डायरेक्शन करने से उसका जो है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, वहां पे कंडक्टेंस बहुत शार्प चेंज होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 100% डिसोसिएशन होता है, वहां पे डायरेक्शन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पे जो कार्नोट लॉ है फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कि दोनों के बराबर होता है, यहाँ पे कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड आयंस रिप्रेजेंटेड बाय प्लस और माइनस स्टोइकियोमेट्रिक नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रिस्पेक्टिव फार्मूला। तो यहाँ पे एग्जांपल की बात लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो सोडियम का जो इंडिविजुअल जो कंडक्टेंस होगा मोलर कंडक्टिविटी डिफाइंड रिलेशन पे, और क्लोराइड का आयन का अलग दोनों को जोड़ेंगे तो वो आपका जो है सोल्यूशन की कनेक्टिविटी आएगी सोडियम क्लोराइड की। और वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में क्या होगा, फॉर्मूला इस तरह से बढ़ेगा, डिसोसिएट यहाँ अपन एम नॉट और यहाँ पे जो यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले यूज करके। ठीक है, चलिए आप देखिए बेटा, हम बात करेंगे कुछ और पॉइंट के बारे में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था। कंडक्टेंस क्या होता है, 1/r E/PL, और यहाँ पे क्या कपा E/L, जिस यूनिट होती है साइमन होती है। तो इंक्रीज एज अ लार्जर नंबर ऑफ द आयंस आर प्रोड्यूस। यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें या कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ 1/ρ होता है, G और ए होता है, ओम सेंटीमीटर पर होता है या साइमन मीटर पर होता है। और डिक्रीज एज द नंबर ऑफ आयंस पर क्यूब डिक्रीजेस। तो जब भी डायल्यूशन करेंगे यहाँ पे डिक्रीज होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कप्पा इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पे इस तरह से नॉर्मेटिव मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पे मोलैरिटी आ जाएगी, यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात आएगी तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। फॉर्मूला बिल्कुल जो है इस तरह से सेम। और यहाँ पे जो आपकी जो यूनिट होती है, यहाँ पे ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे आपका मोल पर होता है। तो यहाँ पे यूनिट में भी बहुत खास डिफरेंस नहीं है, यहाँ इक्विवेलेंट लिया है और यहाँ पे आपको मोल पर लिया हुआ है। ठीक है जी। चलिए यहाँ पे बात एप्लीकेशन ऑफ कार्नोट लॉ की बात करें तो कार्नोट लॉ क्या है। यूजिंग कार्नोट लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम individual ions. Moreover, for weak electrolytes like acetic acid, it is possible to determine the value of dissociation constant once we know the limiting molar conductivity of cation and anion at a given concentration. ठीक है, तो यहाँ पे आप कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? इलेक्ट्रोलिसिस द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इक्वस सॉल्यूशंस ऑन द मॉलिक्यूल्स। अभी हमने ऊपर बात की है कि सोडियम और क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम सॉलिड के अंदर डिपोजिट होता है, क्लोरीन गैस के प्रोड्यूस करती है, और यह प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है जी। फैराडे फर्स्ट लॉ की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच ऑकर एट द इलेक्ट्रोड्स during electrolysis by current is proportional to the
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। वैसी बात है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे उतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइट सिलेक्शन होगी। इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन हो रही है डिपेंड किस पर है, कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस which occur at an electrodes during the electrolysis by the current is proportional to the quantity of electricity passed। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ फॉर्मूला डब्ल्यू का डायरेक्टली क्यू होता है, डब्ल्यू बराबर जेड क्यू होता है, जेड आई इंटू टी होता है, वेयर जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। और ऑफ सब्सटेंस डिपेंड डिपॉजिटेड जे बराबर यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन 900, यहाँ पे 9,96500 होता है। और फैराडे सेकंड लॉ की बात करें जो डिपेंड करती है करंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस एज अ प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। किस पर डिपेंड करता है? केमिकल इक्विवेलेंट पे। तो यहाँ फॉर्मूला W अपॉन W2 इवन अपॉन E2 वेयर E इज द इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस बाय वन एटम या आयन ऑफ एलिमेंट्स। ये दो लॉ है फैराडे लॉ जो कि आपको याद रखना है। यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं तो यहाँ पे याद रखना आपको। देखिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिया हुआ है। यहाँ पे जब सोडियम का कराएंगे तो यहाँ पे सोडियम मेटल कैथोड पे होगा और यहाँ पे जो क्लोरीन गैस निकला हुआ है एनोड पे निकलेगा और यहाँ पे एट कैथोड पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगी और यहाँ पे एनोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगी। क्या होगी? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ये कुछ है, जैसे अगर H2SO4 की जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस बबल करेगा। और उस कंडीशन में जो आप हाइड्रोजन जो है आपका आपका क्या होगा? यहाँ पे रिडक्शन इन्वॉल्व, जिसमें हाइड्रोजन H+ रिडक्शन होगा और यहाँ पे H2 का जो ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे O2 प्लस 4H+ का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे टेबल जरूरी है ध्यान रखना कि जब भी सोडियम क्लोराइड की जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो वहां पे ऑक्सीडेशन पे क्या होता है, एनोड पे, और रिडक्शन पे कैथोड पे क्या होता है। या आपने सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपने कराया तो उस कंडीशन में क्या क्या बनता है, तो यहाँ पे एनोड पे आपको H2O2 ऐड बनता है, 2 माइनस बनता है। इसको आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ओवर प्रोटेन या ओवर पोटेंशियल क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ H2O इज रिलेटिवली स्लो प्रोसेस होता है, thus need extra potential। This extra potential needed to oxidize water is called over voltage, या इसको हम पोटेंशियल ड्यू टू द ओवर वोल्टेज ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन occur at the anode in preference of 2H2O। तो ठीक है, इन सब चीजों को थोड़ा सा याद रखना। हम बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी क्या होती है? बैटरी यहाँ जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, यहाँ पे इट हैज वन या मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन स्टोरेज। और वहाँ पे सम कमर्शियल जो सेल की बैटरी की बात करें तो प्राइमरी सेल होती है और बैटरी बोलते हैं इसको। दीस सेल्स वंस एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। यहाँ पे खत्म एक बार कैलकुलेशन कंप्लीट होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे जल जाती है, वहाँ पे उसको खत्म हो जाता है। तो यह प्राइमरी बैटरी बोलते हैं इसको। सेकेंडरी बैटरी होता है जो दे आर रिचार्जेबल होती है व्हिच विल कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। एंड जैसे निकल और कैडमियम सेल होती है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है, दिस आर रिचार्जेबल बैटरी दैट कैन बी यूज बाय रिचार्ज। यहाँ पे प्राइमरी बैटरी इसमें लेड सल्फेट बैटरी, सल्फ्यूरिक बैटरी होती है यहाँ पे, ठीक है। अब फ्यूल सेल क्या होती है? यहाँ पे देखो, यहाँ फ्यूल सेल में क्या होता है? फ्यूल सेल व्हिच कैन कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, गैस और डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी नो एज फ्यूल सेल। H2O2 फ्यूल सेल होती है। इसमें देखो यहाँ पे रिएक्शन होती है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर नोन एज फ्यूल सेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल व्हिच कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल का जो कंबशन हो रहा है डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी से, नोन एज फ्यूल सेल। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है इक्वल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट हो रहा है क्या? ऑक्सीजन वाटर निकल रहा है और यहाँ पे पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स है और हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है? नोट की बात करें तो पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट होता है, कैथोड में पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस KOH के साथ NH लेते हैं। तो रिएक्शन जो एनोड पे जो हो रही है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इस एनोड पे रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे और ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो H2O2 मिलकर आपको वाटर बना रहा है। तो ये आपको फ्यूल सेल होता है जहाँ पे जो कंबशन हो रहा है, सेल व्हिच कन्वर्ट डायरेक्ट जो है एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल गैस टू इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी
आर नोन एज फ्यूल सेल। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, क्या क्या है। चलिए यहाँ पे देखो बेटा क्या है, कॉमर्शियली जो इंपॉर्टेंट अगर सेल की बात करें तो यहाँ पे ड्राई सेल किसे बोलते हैं, जिंक एनोड रिएक्शन होते हैं, जिंक से जिंक प्लस टू जाता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे बेटा कैथोड रिएक्शन होगी तो यह इस तरह से होता है। और मर्कुरी सेल की बात, मर्कुरी सेल की बात करें तो यहाँ पे इस तरह की रिएक्शन होती है मरकरी में, आपका कैथोड रिएक्शन होती है, यहाँ पे एनोड रिएक्शन होती है। लेड स्टोरेज बैटरीज में लेड सल्फेट होता है, और यहाँ पे और एनोड रिएक्शन है, यहाँ पे कैथोड रिएक्शन इस तरह की होती है। निकल कैडमियम सेल जो होता है इस तरह से। फ्यूल सेल की बात यहाँ पे बताया मैंने कि यहाँ पे H2 गैस और यहाँ पे 4 वेस्ट माइनस आपस में रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन करता है, दैट इज फ्यूल सेल, जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट करता है जो कोल और जो भी एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है यहाँ पे। तो इतनी सारी बातें हमने डिस्कस किया है, तो अब हम लोग अब कर्जन की बात करते हैं, जो कि क्या है कर्जन, क्या है यहाँ पे, द स्लो ईटिंग ऑफ ईटिंग अवे ऑफ द मेटल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेरिक इज कॉल्ड कर्जन होती है, उसको कर्जन बोलते हैं। और यहाँ पे रस्टिंग क्या होती है, यहाँ पे एनोड पे देखें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, फोर इलेक्ट्रॉन लूज करके, और यहाँ पे वो इसका जो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन जो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस टू से यहाँ पे जा रहा है आयरन जीरो में, तो यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल जो था 0.44 दिया हुआ है। कैथोड पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, तो इस तरह से वाटर बन रहा है। तो ये जो आपका जो फाइनली क्या हो रहा है कि आयरन जो है आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जिसको बोलते हैं कर्जन बोलते हैं, प्लस टू प्लस थ्री ऑक्सीडेशन में रहता है। तो मेथड यूज टू प्रिवेंट द कर्जन है आर बैरियर प्रोटेक्शन, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस यूज करना है जिससे हम लोग उसको रोक सकते हैं रस्टिंग को। तो अब यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होती है, तो आज यहाँ पे हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए रिन्यूएबल एंड नॉन पोलिटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, वाटर विल स्प्लिट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग द सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हाइड्रोजन गैस को जो कि प्रमोट किया जा रहा है आने वाले दिनों में। हाइड्रोजन गैस जो मोस्ट वैल्यूएबल फ्यूल होता है फॉर यूज फॉर द आप कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और यहाँ पे कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, और आसानी से वाटर की स्प्लिटिंग करके यहाँ पे गैस प्रोड्यूस किया जाता है, H2 गैस और वाटर। H2 गैस यूज एज ए फ्यूल एज कम्पेयर टू जो नॉन जो फॉसिल फ्यूल है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है उससे, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे जनरेट जो हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे बाय स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इन द फ्यूल सेल विल प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, और यहाँ इतना बहुत है, जितने भी हम बातें डिस्कस किया यहाँ पे, ऑल इज इनफ अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि एक इम्पॉर्टेंट वेटेज इसका है इस इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में, और एग्जाम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दो नहीं कर सकते, आप इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। तो हम लोग अलविदा लेते हैं, और आप इसके क्वेश्चन हम लोग अभ्यास सीरीज में करेंगे, जितने भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।